और अब नजर इस वक्त की सभी खबरों पर एक एक मिनट में। पीएम मोदी 15 जुलाई यानी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम इस दौरान 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले मंगलवार को सीएम योगी वाराणसी पहुंचे और एक एक कार्यक्रम स्थल पर जाकर खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम योगी विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर भी पहुंचे और दर्शन पूजन किया। हालांकि पीएम मोदी के प्रोटोकॉल में विश्वनाथ मंदिर जाने का कार्यक्रम फिलहाल नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर मंगलवार के दोपहर 1:15 बजे बीएचयू के आईटी ग्राउंड पर उतरा। यहीं पर पीएम मोदी की जनसभा होनी है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और पार्टी पदाधिकारी भी मौके पर स्वागत करने पहुंचे थे। आईटी ग्राउंड से निकलकर मुख्यमंत्री का काफिला एमसीएच विंग पहुंचा। आईटी ग्राउंड पर पीएम मोदी का संबोधन और प्रमुख उद्घाटन और शिलान्यास का आयोजन होना है, लिहाजा सीएम ने यहाँ पर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर तैयारी को देखने के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री का काफिला सबसे पहले एमसीएच विंग पहुंचा, जहां पर पीएम शहर के कोरोना योद्धाओं से संवाद करेंगे। इसके बाद वो सिगरा की ओर रवाना हो गए। रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान तैयारियों का भी जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी सीएम ने दिए। वाराणसी दौरे के बाद सीएम योगी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए गोरखपुर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड नियमों का पालन न करने वाले लोगों को देखकर चिंता जाहिर की है। पीएम ने मंगलवार को कहा कि पहाड़ी पर्यटन स्थलों और बाजारों में बड़ी संख्या में बिना मास्क लगाए और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हुए भीड़ का उमड़ना चिंता का विषय है। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामारी की तीसरी लहर से लड़ने के लिए हमें टीकाकरण अभियान को लगातार बढ़ाते रहने की जरूरत होगी। आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर रोकने के लिए लोगों से कोविड नियमों से समझौता नहीं करने की अपील की है। मोदी ने कहा कि यह सच है कि कोरोना के कारण पर्यटन और कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि हम बिना मास्क के घूमें। उन्होंने कहा कि हम सभी को कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर रोकने के लिए साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों से आज वर्चुअली बात कर उनका उत्साह बढ़ाया। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने आज सभी खिलाड़ियों से 1-to-1 बात कर उनकी हौसला अफजाई की। आपने इन सारी बाधाओं को पार कर शानदार प्रदर्शन किया। इतने स्ट्रेस को सक्सेस में बदलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये कैसे किया आपने? सर डिफिकल्ट होता है काफी, बट वही है कि एज ए एथलीट, हम एथलीट टॉप लेवल पे अगर हमें परफॉर्म करना है तो हमें मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है। और एज ए एथलीट मैं सोचती हूँ कि हमें ये जरूरी है उस लेवल पे ले जाने के लिए, वो पुश करने के लिए। सो फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल रहता है आपके पीछे। बता दें कि 23 जुलाई से शुरू होने जा रहे ओलंपिक में 126 भारतीय एथलीट खेलों के इस महाकुंभ में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। खेलों के महाकुंभ के उद्घाटन मुकाबले में भारतीय दल के ध्वजवाहक दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह होंगे और क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक पहलवान बजरंग पुनिया भारतीय झंडा उठाते दिखाई देंगे। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री ने हाल ही में टोक्यो 2020 में भारतीय खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए की जाने वाली तैयारियों का भी जायजा लिया था। लखनऊ से पकड़े गए अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को कोर्ट ने 14 दिन के एटीएस रिमांड पर भेज दिया। एटीएस ने रविवार को लखनऊ के काकोरी और मड़ियाओं से दोनों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि ये लोग 15 अगस्त को लखनऊ समेत कई शहरों में बम विस्फोट की तैयारी में थे। सोमवार को दोनों की कोर्ट में पेशी हुई। आज एटीएस ने इनसे पूछताछ भी शुरू कर दी है। इन आतंकियों के कश्मीर कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। यही नहीं, खुलासा तो ये भी हुआ है कि गिरफ्तार दोनों आतंकी पिछले साल कानपुर भी गए थे, जहाँ ये लोग करीब 1 महीने तक रुके थे। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों का कानपुर कनेक्शन अब एक एक करके सामने आता जा रहा है। जहां एक और पहले मोबाइल कनेक्शन, उसके बाद यहां असलाह कनेक्शन की बात सामने आई, जिसमें 3 लोगों से उन दोनों आतंकियों की असलाह को लेकर बात हुई। और अब से बड़ा खुलासा ये हुआ कि कानपुर की इन्हीं गलियों में वो आतंकी घूमते नजर आए थे और 1 महीने तक कानपुर के यहाँ रुके थे। ये आतंकी पिछले साल दिसंबर में कानपुर गए थे और करीब 1 महीने तक बेगमगंज इलाके में रुके थे। आतंकी मिनहाज और मसीरुद्दीन शहर के कई मदरसों में भी गए थे। चमनगंज के एक कॉलेज को उन्होंने अपना ठिकाना बनाया था। बता दें कि पूरा खुलासा एटीएस की पूछताछ में हुआ है।
रामपुर के एसपी सांसद आजम खां को लखनऊ के मेदांता अस्पताल से सीतापुर जिला कारागार शिफ्ट किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें यहां लाया गया। आजम खान को 9 मई को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेदांता अस्पताल में करीब 2 महीने 3 दिन तक वो भर्ती रहे। उधर आजम खां के वकील ने बताया कि उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी बीमार हैं और आप चाहे मेदांता से निकले हैं तब आपके पत्रकार रिपोर्टर सब खड़े थे। उनकी तस्वीरों से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो कैसे हैं। स्वस्थ नहीं हैं, ठीक है, उनकी तबीयत ख़राब है। वो व्हील चेयर पे आए, उसके बाद में वो एम्बुलेंस में लेट करके आए यहाँ से। आजम खां की पत्नी तंजीर फातिमा ने कहा है कि आजम खां की तबीयत अभी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि किन कारणों से एक बीमार इंसान को जेल में शिफ्ट किया गया है, ये साजिश है या कोई और वजह मैं नहीं जानती। मंत्री जी स्वस्थ नहीं है अभी, उन्हें पोस्ट कोविड बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन मैं नहीं जानती किन परिस्थितियों में और किन कारणों से उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। क्या साजिश है या कोई और कारण है, मैं नहीं जानती। गाजियाबाद के हिंदी भवन में नगर निगम की बैठक हुई और बैठक में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के पार्षदों ने हाउस टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। अंबेडकर नगर पार्क में मल्टी लेवल पार्किंग के विरोध में सैकड़ों की संख्या में बसपा समर्थित लोगों ने हिंदी भवन के बाहर प्रदर्शन किया। मेयर और नगर आयुक्त के आश्वासन के बाद बाहर धरना दे रहे लोगों ने प्रदर्शन खत्म किया। मेयर ने कहा कि दूसरे स्थान पर पार्किंग बनाने पर विचार किया जाएगा। बता दें कि गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में मंगलवार को 75 प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। हाउस टैक्स में बढ़ोतरी और नवयुग मार्केट के अंबेडकर पार्क में पार्किंग बनाए जाने के मुद्दों पर बैठक में हंगामा होने की उम्मीद पहले ही जताई जा रही थी। करीब 5 महीने बाद हुई नगर निगम बोर्ड की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। निगम अधिकारियों ने बिना बोर्ड की सहमति लिए 15% हाउस टैक्स बढ़ा दिया था। पूरा विपक्ष और भाजपा के भी कई पार्षद इसका विरोध कर रहे थे। बुलंदशहर में थाना खुर्जा नगर कोतवाली के मूड़ा खेड़ा गांव में एक युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। वारदात के बाद इलाज के लिए दिल्ली के हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराई गई युवती जिंदगी की जंग हार गई। बताया जा रहा है कि पड़ोस के रहने वाले आरोपी ने पानी पीने के बहाने घर में बुलाया और युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। वह इस मामले में पुलिस का दावा है कि पीड़िता के आरोपी के बड़े भाई से प्रेम संबंध थे, जिसकी वजह से आरोपी ने खफा होकर इस घटना को अंजाम दिया। एक 20 वर्षीय युवती जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में जले हुई स्थिति में मिली थी और इलाज के दौरान उसकी आज मृत्यु हो गई है। युवती के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर उसके प्रेमी का छोटा भाई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था कल ही। यद्यपि घटना के समय पवन की उपस्थिति कहीं और पाई जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया लड़की के बयान को सही मानते हुए उसे जेल भेजा जा रहा है। इसके बाद भी हम गहनतापूर्वक पूरे प्रकरण की छानबीन करते रहेंगे। अगर कोई नया तथ्य प्रकाश में आता है तो अनुसार कार्रवाई। शाहजहांपुर में समय सनसनी फैल गई जब दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 लोगों को गोली मार दी। गोली से घायल होने के बाद दोनों युवकों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रास्ते में ही एक युवक की मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 2 लोगों पर केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तो बस कुछ नहीं, गाली को होने लगी होते हुए और उन्होंने राइफल निकाली और एक पिस्तौल निकाली और मार दी हम लोगों को। किसने राइफल निकाली? इसी पाल ने, उनको क्या नाम है, राजाराम और उनके भाई छोटे थे, क्या नाम है उनका, सोनपाल ने। केवल टार्च लगाने को लेकर आपस में विवाद हुआ, फिर इनमें गाली गलौज होने लगी। इसके बाद राजाराम वाले पक्ष ने फायर कर दिया। इसमें सत्येंद्र के पैर में और उपेंद्र के कमर में गोली लगी। उपचार हेतु भेजा गया। उपचार के दौरान सत्येंद्र की मृत्यु होगी। ये सभी अभियुक्तों के विरुद्ध 3 अभियुक्त हैं, इसमें नामजद किए गए हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। टीम बनाई गई है। अतिशीघ्र सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला तिलहर थाना क्षेत्र के गांव रतुली का है, जहां बीती रात मामूली बात को लेकर हुए विवाद में फायरिंग हुई थी। बुलंदशहर में कोतवाली सिकंदराबाद इलाके में युवक की ईंट से कूचकर हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के बाद मृतक के शव को सड़क किनारे फेंक कर आरोपी फरार हो गए। मृतक की पहचान सिकंदराबाद के राजाराम प्रजापति के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तो जांच की जा रही है।
बताया जा रहा है कि मृतक मोटर वाइंडिंग का काम करता था। मृतक के बेटे ने भूरा नाम के शख्स के साथ होने की पुष्टि की है, क्योंकि कल मृतक के बेटे के मृतक से फोन पर बात हुई थी तो मृतक ने किसी भूरा नाम के आदमी के साथ होने की बात कही थी। हालांकि घटनास्थल पर शराब की बोतल मिलने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि घटना से पहले शराब पार्टी हुई थी, उसके बाद हुए विवाद में ही राजाराम की हत्या हुई। ललितपुर के बानपुर थाने के गंचारी गांव में एक ग्रामीण का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला तो सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन भी किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। सीओ सदर का कहना है कि मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। आज पुलिस को सूचना मिली कि इनके गांव में ही इनके खेत के पीछे बबूल के पेड़ से ये मृत अवस्था में फांसी की स्थिति में लटके हुए थे। पुलिस ने तत्काल पहुंचकर इनको पंचनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए आगे भेजा। परिवारीजनों का कहना था कि इनकी हत्या की गई है, जिसके लिए हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया कि अगर ऐसी बात है तो आप उस बात की तहरीर दें और सम्यक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके विधि सम्यक प्रक्रिया को अपनाते हुए सघनता से जाँच की जाएगी। जानकारी के मुताबिक रात करीब 10 बजे के बाद गांव के कुछ लोगों के साथ मृतक घर से निकला था। इसके बाद रात भर घर नहीं लौटा, लेकिन सुबह जब गांव की महिलाएं निकली तो उन्होंने एक बबूल के पेड़ पर उसका शव रस्सी के फंदे पर लटकता हुआ पाया। फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके में करहल रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके का फायदा उठाकर एक बदमाश भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई। पुलिस की माने तो गिरफ्त में आए बदमाश पर लूट हत्या के कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्त में आए बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। थाना सिरसागंज में करहल रोड पर आज देर रात्रि में थाना प्रभारी सिरसागंज और एसओजी टीम के साथ संयुक्त रूप से हुई एक मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ और उसके दो साथी रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए खेतों के सहारे भागने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें कामबिंग कर रही हैं।